स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम लेट से हमारे पास अगर वाटर है किसी एक पॉन्ड के अंदर या किसी नदी के अंदर हमारे पास कुछ पानी है, जब हम उस पे उसके अंदर एक पत्थर लेट सपोज थ्रो करते हैं, जब पत्थर हम इसके अंदर थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, इस तरह से जो है वो वेव्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब वेव बेसिकली क्या हुई, हमने इस पे ऑलरेडी भी बात की हुई है जी। हमने बोला जी पानी के जो पार्टिकल्स थे, जो पानी के जर्रात थे, वो बेसिकली स्टेशनरी थे, रुके हुए थे। जब हमने उसमें पत्थर या वो रैंडमली मूव कर रहे थे, जब हमने उस पर पत्थर फेंका तो एक पार्टिकल यहाँ पे जिसके ऊपर पत्थर आके लगा, उसने उस पत्थर ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ से। अब इसके डिस्प्लेस होने से इसके जो साथ अगले वाला पार्टिकल था वो भी डिस्प्लेस हुआ, फिर साथ अगले वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। अब इसके टॉप डाउन हर जगह पे पार्टिकल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो गई। ये तो थी वेव्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वेव यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस हुई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स था, एक मीडियम था। यानी यहाँ पे मीडियम क्या है जी, वाटर। यानी अगर पानी ना होता तो हमारे पास जो है वो वेव प्रोड्यूस ना होती। क्योंकि हमने पानी एक मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा की, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से होती हुई दूसरे पार्टिकल्स तक और दूसरे से तीसरे तक होती गई, और उसके नतीजे में हमारे पास एक वेव पैदा हुई। अब हम देखते हैं कि वेव की फिर टाइप्स क्या हैं। क्या मीडियम के बगैर वेव प्रोड्यूस कराई जा सकती है? अब पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे, जो वेव मीडियम के थ्रू प्रूफ होगी, पैदा होगी, यानी जो मीडियम के अंदर पैदा होगी, वो वेव हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल वेव। जैसे कि अगर मैं वाटर वेव की बात कर रहा हूँ, ये एक वाटर वेव है, तो ये एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं, अगर आप साउंड की बात करते हैं, साउंड वेव की बात करते हैं, तो साउंड जो है वो भी एक मैकेनिकल वेव है। चूंकि अगर आपके हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद नहीं होगी, यानी एयर मौजूद ना हो, तो हम हमें कभी भी एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। उसका मतलब है साउंड के लिए जो मीडियम है वो एयर है। इसलिए आप ये जानते हैं कि वो वेव्स जो कि आप जानते हैं कि सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एटॉमिक बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब जो हैं वो पर मिनट के लिहाज से जो है वो हो रहे हैं, एटॉमिक रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंचती। उसकी रीज़न क्या है कि ज़मीन और जो सूरज है उसके दरमियान स्पेस है। ठीक है। उस स्पेस की वजह, स्पेस का मतलब क्या है कि जहां पे कोई एयर मौजूद नहीं है, कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, यानी नो एयर, दिस इज कॉल्ड स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर जो है, इसमें से चूंकि साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए जो सूरज के अंदर धमाके हो रहे हैं उनकी आवाज हमें नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लाइट जो है, जो कि सूरज से, जैसे दिन और रात का जो बदलना है, उसमें अगर आप देखें तो लाइट सूरज की वजह से, जब सूरज वो पोर्शन जमीन का जो सूरज के सामने आता है उसमें लाइट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो लाइट सूरज से निकलती है और सूरज से निकलते हुए उस स्पेस में से गुजरते हुई जमीन तक पहुंचती है। अब वो वेव जो वो आपकी वेव्स जो कि जिनको ट्रैवल करने के लिए, लाइक दैट्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ठीक है, लाइक नो मीडियम रिक्वायर्ड, वो वेव्स हमारे पास कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। जैसे मैंने आपकी लाइट की बात की, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसने ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास रेडियो वेव्स जो हैं, रेडियो वेव्स ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ये भी ट्रैवल करने के लिए इनको कोई जो है आप मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये स्पेस में से भी ट्रैवल कर जाती हैं। ठीक है। और इवन के अगर आपके पास मीडियम हो तो मीडियम से भी जो है ये कुछ वेव जो है पास कर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स टू सम एक्सटेंट वो वाटर में से भी पास करती हैं। ठीक है। दो के वहां पे स्पीड उनकी कम हो जाती है, लेकिन वाटर से भी वो पास कर जाती हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको, आपके पास साउंड वेव्स है, उसके बाद आपके पास वाटर वेव्स हैं, या वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, एक रस्सी के अंदर जो आप वेव प्रोड्यूस कराते हैं, वो भी आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं। जबकि वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे मैंने आपको बात बताई कि जो लाइट जो है, आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह रेडियो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरह आपके पास मजीद और जो वेव्स होती हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो अल्फा रेज, बीटा रेज, ये ऐसी रेज है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्स रेज, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ये तमाम वेव्स वो हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक थर्ड टाइप की भी वेव्स होती हैं जिनको हम मैटर वेव्स कहते हैं।
अब उसका जिक्र जो है इस फिलहाल तो आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन हम जनरली थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं कि मैटर वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती हैं। सिंपल, आप यहाँ पे सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि एक थर्ड टाइप ऑफ वेव भी होती है जिनको हम मैटर वेव कहते हैं, जो कि पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट करती हैं। इनकी डिटेल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखिए इसकी, द स्पीड सी ऑफ ग्रीन लाइट। देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉल सी ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर्स, यानी जो वेवलेंथ है इस ग्रीन लाइट की वो है 0.6 माइक्रोमीटर इन वैक्यूम, यानी जहां पर मीडियम नहीं होता वहां पर उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? तो जो चीजें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डेटा को कलेक्ट कर ले, बाद में हम उस पर बात करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट और जो हम मैकेनिकल वेव्स के लिए फार्मूला लिखते हैं उनमें क्या फर्क है दोनों में। सो फर्स्ट सी हमें गिवन है, देखिए सी की वैल्यू ये है स्पीड ऑफ लाइट की, जो कि वैक्यूम में कांस्टेंट है। सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह जो वेवलेंथ है इस ग्रीन लाइट की, देखिए हम जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट है हमारे पास, व्हाइट लाइट यानी जो सन से आती है हमारी तरफ, आप देख रहे हैं ये व्हाइट लाइट इसको हम कहते हैं, और ये एक्चुअली 7 कलर्स से बनी होती है। जब हम इसको प्रिज्म से पास करते हैं इस तरह, तो आप देख रहे होते हैं कि वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में। तो 7 कलर्स में से एक ग्रीन भी है। ये व्हाइट लाइट जब 7 में डिवाइड हो जाती है तो इसमें से एक ग्रीन कलर भी है, और उस ग्रीन कलर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसको हम ग्रीन लाइट कहते हैं, ग्रीन लाइट। और उसका वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.6 माइक्रोमीटर्स। ये जो सिंबल है आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं म्यू, और ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रो को, उसका सिंबल है मीटर्स, माइक्रोमीटर्स। और हमने फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि इस ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए इससे पहले हमने फार्मूला लिखा था, एक जनरल फार्मूला, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वो फार्मूला है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो किसी वेव के, और उसको आप उसकी स्पीड आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें V जब भी हमारे पास आती है तो ये हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या जो मीडियम में उनकी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की स्पीड होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है उसके लिए हम यूज करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट। जिस तरह के फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बॉय, स्पीड ऑफ ट्रक एटसेट्रा। तो जो हमारे पास आम चीजें उनकी जो स्पीड है वो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह जो वेव बनता है, फॉर एग्जांपल वाटर वेव कंसिडर कर ले, जो मटेरियल्स में बनते हैं, जो मीडियम में बनते हैं। इसी तरह आप स्ट्रिंग के ऊपर वेव कंसिडर कर लें, तो साउंड वेव कंसिडर कर ले, तो उन सब के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। जो मीडियम में जो चीजें ट्रेवल करती है, जो मटेरियल वेव्स बनते हैं हमारे पास, और जिनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही हो, यानी लाइट वेव्स हो, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये ऐसे वेव्स हैं कि जो कि मीडियम के बगैर भी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और स्पेस में इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो हम फाइंड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखिए यही इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, लेकिन ये हम मटेरियल मीडियम्स में जो वेव्स बनते हैं उनके लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो तो स्पेशली उसकी जो स्पीड है वो हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला होगा यही फार्मूला होगा, लेकिन उसको हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, c इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये बात याद रखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो तो v को हम रिप्लेस करेंगे c के साथ। बाकी जो फार्मूला है, जो इनका फंक्शन है, जो इसकी वर्किंग है, वो उसी तरह रहेगी। तो जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमने एफ फाइंड करना है, बाकी चीजें हमें गिवन है देखिए। और अगर आप माइक्रो को देखें तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 0.6 इंटू, माइक्रो की जगह आप ये प्रीफिक्स लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर्स।
ये इसकी वैल्यू आ गई। माइक्रो की जगह हमने उसका प्रीफिक्स लिख लिया जो कि इसके इक्वल है। तो अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर लें। c की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ और f की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे, f को उसी तरह ले गए। लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है 0.6 इंटू 10⁻⁻6। तो अब देखें हमने f फाइंड आउट करना है, सो बोथ साइड्स हम इस पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमने f को फाइंड करना है तो f को आपने अकेला छोड़ना है, इंडिपेंडेंट यहाँ पर। सो ये आ जाएगा -6। अब इस साइड पर आपने डिवाइड किया, सो ये साइड भी इसी पर डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि बोथ साइड सेम ऑपरेशन होगा, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। -6 इस पे भी डिवाइड कर ले। सो देखें अब इन दोनों को, चूंकि ये दोनों इक्वल है, सो इन दोनों को कैंसिल आउट कर ले, इससे 1 आता है। ठीक है, सो 1 हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते। तो f की जो वैल्यू है, f को हम उस साइड पे लिख सकते हैं। अब देखें अब पावर्स को जोड़ें, जस्ट ये जो होल नंबर है हमारे पास डिजिट्स, इनको डिवाइड कर ले, यानी 3 को हम डिवाइड कर लेते हैं 0.6 पे। सो इससे क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लें, 3 डिवाइडेड बाय 0.6, इसका आंसर हमारे पास आता है 5। सो ये बन जाएगा 5 इंटू जो 10 पावर्स हैं उसको हम यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 10⁸8, उसको उसी तरह लिखे, और नीचे क्या है 10⁻⁻6, तो उसको ऊपर ले जाएं आप, यह आ जाएगा 10⁻⁻6। इसको आप ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाकर ये +6 बन जाएगा। अब देखें दोनों जो पावर्स हैं, बेस इन दोनों का सेम है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो जब बेस सेम हो तो फिर हम पावर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आप लिख लें 5 इंटू 10⁻, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻8 + 6, इनके पावर्स ऐड कर लेते बन जाएगा 14। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हमारे पास हर्ट्स, जो कि ये आ जाएगी। तो ये जो ग्रीन लाइट है उसकी हमारे पास स्पीड कितनी आ रही है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी है। और ये बात याद रखें कि जो बाकी हमारे पास कलर्स होते हैं, जिस तरह के येलो है, फॉर एग्जांपल ये येलो है, इसी तरह आपके पास ऑरेंज है या बाकी जो कलर्स हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फर्क होता है। यानी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है इनकी, लेकिन जो स्पीड है इनकी वो कांस्टेंट होती है वैक्यूम में। सी सब की जो स्पीड है वो यही स्पीड होती है, एक ही स्पीड के साथ आते हैं, लेकिन जो डिफरेंट होता है इन कलर्स में वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का होता है। सो इस साथ हम बात करेंगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की। फर्स्ट करें हमारे पास एक रस्सी मौजूद है जो यहाँ पे देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर हमने इसको रखा हुआ है, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब इसके एक एंड को हमने एक सपोर्ट के साथ यानी एक दीवार के साथ या एक कील के साथ बांध दिया और दूसरे एंड को हमने हाथ में पकड़ लिया। अब इसकी अगर आप देखें तो स्ट्रिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसके कॉम्बिनेशन से जो कम बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे एक रस्सी हमारे पास जो है वो वजूद में आती है। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे, इस रस्सी को इस हैंड से पकड़ के पहले ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे बाय हैंड, हमारी मूवमेंट ये होगी। उसके बाद डाउनवर्ड एंड देन फिर अपवर्ड। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि जो पार्टिकल है, ज़ाहिर है जब आप इस रस्सी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पार्टिकल्स इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इनको नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। बट ये पार्टिकल्स चूंकि आप जानते हैं कि इनर्शिया की वजह से है, क्योंकि इनके अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई अपवर्ड थी, ये ऊपर की जानिब भी मूव करते रहेंगे और ये पार्टिकल जो है वो फिर दोबारा से नीचे आ जाएंगे। मीन के ये पार्टिकल आप ऊपर जा रहे हैं, इनको आप नीचे ले आए हैं, तो वो इस तरह से आपकी एक वेव की शक्ल। और इसी तरह से अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन मूव करते रहेंगे तो इसके अंदर जो है, यानी आप यहाँ पे देखें तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको रिमूव कर देते हैं और जो फाइनल इसकी वेव बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब रस्सी की शक्ल जो है इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यानी ये एक वेव। अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रहा, बल्कि पार्टिकल जो है वो अपनी अंदर पैदा की गई जो डिस्टर्बेंस है, यानी अगर हम एक पार्टिकल को अंडर स्टडी रखते हैं, फर्ज करें वो पार्टिकल रेड पार्टिकल है ये वाला, हम एक थोड़ा सा बड़ा सा पार्टिकल ले लेते हैं।
अब ये पार्टिकल यहाँ पे भी मौजूद था, यहाँ पे भी मौजूद था, यहाँ पे भी आया, इस तरह ये यहाँ पे भी, यानी ड्यूरिंग मोशन ये अप एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। अब इसका मतलब ये है कि हर पार्टिकल, रस्सी के ऊपर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है यही जो डिस्टरबेंस है ये पार्टिकल नेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहा है, ये नेक्स्ट को, ये नेक्स्ट को एंड ये नेक्स्ट को। अब वेव जो है इस सूरत में आपकी वेव जो है इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो वेव है यानी इस तरह से ये कॉन्टिन्यूसली इस तरह से मूव करती रहेगी। अब अगर आप देखें तो ये जो वेव है आपके पास ये बेसिकली ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स राइट साइड, जबकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या है, अप एंड डाउन, यानी उनकी मूवमेंट इस तरह से है। अब अगर आप पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की डायरेक्शन में एंगल अगर देखें तो वो कितना है, 90 डिग्री। तो हर ऐसी वेव जिसके अंदर आपके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री, वो डायरेक्शन ऑफ वेव से 90 डिग्री पे होगा, तो हर वो वेव जो है आपके पास ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब है जो वो वेव जो पानी के अंदर पैदा होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव ही है। यानी अगर आप देखें तो पानी के अंदर जो वेव पैदा होती है आप जानते हैं कि वो इस तरह से, इस तरह से वेव पैदा होती है। यानी अगर आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो पार्टिकल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर फिर नीचे। अब यही डिस्टरबेंस वो हर पार्टिकल को दे रहा है, ठीक है। हर पार्टिकल अपने इस मीन पोजीशन से इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से वेव ड्रॉ करें तो इस तरह से वेव जो है, यानी यहाँ पे मैं अगर रेड कलर के अंदर ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से वेव जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखें तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो आपकी राइट साइड पे है, जबकि पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है। तो एंगल किस में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो मालूम हुआ जी कि ये भी जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास, यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो लाइट है वो भी एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। जैसे लाइट की जो वेव है वो भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है। अब क्रस्ट और ट्रफ बेसिकली क्या है, वो पार्ट पार्टिकल का जब वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर होगा इसको हम क्रस्ट बोलेंगे, और वो पार्ट जो अपनी मीन पोजीशन से यानी पार्टिकल्स का नीचे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ। यानी वेव का ये बेसिकली एक पार्ट है। अब यहाँ पे जो है देखते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फिर क्या है। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। उसका एक एंड जो है वो हम यहाँ पे इसके साथ टाई अप कर देते हैं। स्प्रिंग हमने ले लिया यहाँ पे जो कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको हम स्लिंग की स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्प्रिंग है जिसका एक एंड हमने टाई कर लिया। अब हम इसको जो है पहले कंप्रेस करेंगे, यानी राइट साइड हाथ से पकड़ेंगे, एक एंड इसका फिक्स्ड है, दूसरे एंड को हम हाथ से पकड़ेंगे और पहले हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, फिर हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, फिर हम जो है इसको दोबारा वापस लेके जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट होगी ये क्या करेगी, इस स्प्रिंग को राइट एंड लेफ्ट यानी अपनी इस मीन पोजीशन पे, यानी अगर इसको भी आप देखें तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो स्प्रिंग के अंदर मौजूद हैं। हम एक किसी पार्टिकल को लेके उसको स्टडी कर लेते हैं। फर्ज करें हम इसी पार्टिकल को लेते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल अगर आप देखें तो जब हमने इसको राइट साइड पे मूव कराया तो ये पार्टिकल राइट साइड पे मूव किया, और जब हम इसको वापस लेके आए तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर उसने अपनी लेफ्ट साइड पे मूव किया, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर आप इसको छोड़ भी देंगे यहाँ पे आके तो इसके अंदर फोर्स एक स्टोर हो जाती है जिसकी वजह से स्प्रिंग खुद भी मूव करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी इसकी मूवमेंट कराएंगे तो वो मूवमेंट भी इसके अंदर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्टिकल की जो हर पार्टिकल यानी इसके इस स्प्रिंग के अंदर ऊपर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। यानी अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे था या यहाँ पे था, वो हर पार्टिकल अपनी टू एंड फ्रो मोशन, यानी जब आप इस पार्टिकल को इस तरफ ले जाएंगे तो पूरा स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो सारे पार्टिकल आपके राइट साइड पे मूव करेंगे। जब आपका स्प्रिंग जो है वो इस तरफ आएगा तो पूरे का पूरा जो आपका स्प्रिंग तमाम पार्टिकल्स हैं वो आपके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो मतलब कि जब आपकी आपके पार्टिकल्स राइट साइड पे मूव करते हैं उस वक्त डायरेक्शन ऑफ वेव भी राइट साइड पे होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसी ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन दोनों एक तरफ हों, ठीक है, सेम हो, उनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो। आप देखें अगर आप पार्टिकल भी इधर मूव कर रहे हैं और उसके बाद वेव भी इधर मूव कर रही है तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, कोई एंगल नहीं है। मीन के उसके उनके दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। या सिंपली हम कह रहे हैं कि वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अब अगर वो पैरेलल हैं तो हर ऐसी वेव जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव पैरेलल होगी, एक जैसी होगी, वो तमाम वेव हमारे पास कराएंगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब अगर आप देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास एग्जांपल जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स हमारे पास जो कि इन टर्म्स ऑफ, यानी हमारे पास आप देखें कि ये यहाँ से एक पर्सन है जो कि स्पीक जो कि बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो
अब इसने जो कुछ भी बोला, इसके साइडों पे बहुत सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। अब क्या हुआ कि इसने जब बात की तो इसकी आवाज़ से वो मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंप्रेस हुए। जब वो कंप्रेस हुए, ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली जो आपके पास डिलेज आते हैं उसमें उसमें वो कंप्रेशंस आती हैं, ठीक है, कंप्रेशंस होती हैं। फिर उसके बाद रेयर फैक्शंस यानी वो एरिया रिलैक्स होता है। फिर आपके पास कंप्रेशंस, ठीक है, क्लोज फॉर्म में मॉलिक्यूल्स आते हैं। फिर रेयर फैक्शंस, ठीक है, फिर आपके पास कंप्रेशंस। यानी अगर आप देखें तो वेव की जो पार्टिकल्स हैं वो आपके राइट साइड पे भी जा रहे हैं और लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे आके कंप्रेस करते हैं एक दूसरे को, तो उसके रिजल्ट में ये पार्टिकल इन पे फोर्सेस लगाते हैं जिसकी वजह से अब ये एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। यानी एक पार्टिकल राइट साइड पे भी मूव किया, लेफ्ट साइड पे भी मूव किया, और यही जो पार्टिकल की डिस्टर्बेंस थी ये नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर होती है और नेक्स्ट पार्टिकल से नेक्स्ट को। और इस फॉर्म में आपके पास ये जो ज़्यादा जहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल की ज़्यादा होती है, ये एरिया आपके पास कंप्रेशन कहलाता है। और वो एरिया जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वो एरिया आपके पास रेयर फैक्शंस कहलाता है। अब इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस आपकी जो साउंड है, ठीक है, वो जो डिस्टरबेंस होती है वो आपके जो लिसनर है उसके कान तक पहुंचती है, और वहां से वो उस डिस्टरबेंस को रियलाइज करके जो वर्ड्स होते हैं उनको सुनता है। तो बेसिकली जो आपकी साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव स्टूडेंट्स, एक जनरल प्रॉब्लम है हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर। इसमें जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है और जो वेव्स की डायरेक्शन होती है उन दोनों में एंगल कितना होता है। दोनों टाइप्स के जो वेव्स है उनमें हम बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स में भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी। तो देखिए, ट्रांसवर्स वेव्स इस तरह के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे वेव्स होते हैं जिनके पार्टिकल और वेव डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, और ये ऐसे वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल जो कि एक ही डायरेक्शन में दोनों होते हैं। सो यहाँ पर हम एक फिगर की मदद से इसको डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का? व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। पार्टिकल्स वाइब्रेशन मीन कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उनके दरमियान, उस डायरेक्शन के दरमियान, और जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेट मीन जब जिस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, मूवमेंट जिसकी होती है, उन दोनों के दरमियान क्या एंगल होता है, कौन सा कितना एंगल होता है, वो यहां पर हम देखेंगे। सो फिगर में आप देखें, लेट्स सपोज दिस इज फिगर नंबर 1। फिगर में अगर आप देखें दोनों टाइप्स के वेव्स हमने दिखाए हैं। फर्स्ट जो आपको नजर आ रही है ये वाला स्प्रिंग, दोनों में हम स्प्रिंग ही यूज कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो है एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। और जो दूसरा आपको नीचे वाला बॉटम पे नजर आ रहा है वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखें, जब हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं, सो आपके पास लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है, इसको आप कंसिडर कर रहे हैं एक स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप एक एंड से जो है वो अटैच कर लेते हैं सपोर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल ये एंड जो है ये वाला, ये आपने अटैच किया हुआ है एक सपोर्ट के साथ, दीवार के साथ या किसी भी चीज के साथ। और जो दूसरा एंड है ये लेफ्ट एंड, इसको आप अपने हाथ से जो है अप एंड डाउन मोशन दे देते। जब आप देखिए अप एंड डाउन मोशन देंगे तो स्प्रिंग जो है वो इस फॉर्म का बन जाएगा, इस शेप का बन जाएगा। तो जब आप इसको देखिए मूवमेंट देंगे इस एंड को, तो इसके ऊपर जो डिस्टरबेंस बनेगी, जो ये स्प्रिंग के ऊपर ये अप एंड डाउन जो इसकी फैशन बन रही है, ये जब इसके ऊपर बनेगी तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेव्स। और देखें जो पार्टिकल्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है। अब देखें ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ गया, अब ये नेक्स्ट सेशन में क्या करेगा? नेक्स्ट सेशन में ये ऊपर जाएगा, यूं देखें, यूं जाएगा, फिर जो है ये पार्टिकल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी इसकी जो मोशन है वो अप एंड डाउन हो जाएगी। तो जब अप एंड डाउन मोशन हो जाएगी तो देखिए वेव किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वेव जो है वो यू मूव कर रहा है। यानी आपने लेफ्ट एंड पर देखे ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, तो आप देखेंगे कि एक चंद ही सेकंड्स के बाद ये राइट साइड पर, यहां पर इस एंड पर पहुंच जाएगा। यानी जो डिस्टर्बेंस है वो एक्चुअली यू मूव कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, और जो पार्टिकल्स है वो यू मूव कर रहे हैं, जो कि आपको इस फैशन से भी नजर आ रहा है, इस पैटर्न से।
तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो वेव्स की डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर हम शो कर रहे हैं वो यू है, यू हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं वेव्स, और जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो अप एंड डाउन है, यू है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन है, ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को शो कर रहे हैं यू, और जो इनकी वेव्स की डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की वो देखें हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। तो जब भी ट्रांसवर्स वेव्स की बात आएगी तो आप ये बात याद रखें कि उनके जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है और जो वेव्स की मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव करते हैं, जो इसकी प्रोपेगेशन होती है, वो उन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये बात हम अब कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि जो भी आपके पास वेव्स हो जो ट्रांसवर्स हो, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें वाटर वेव्स। अब देखिए वाटर के सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं और वेव्स जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप देखें, इनमें भी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और इस तरह आप स्प्रिंग के ऊपर ये जो हमने वेव्स बनाए हैं, या स्ट्रिंग के ऊपर किसी भी तार के ऊपर आप वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रस्सी के ऊपर जो वेव्स आप प्रोड्यूस करते हैं वो, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास किसके, ट्रांसवर्स वेव्स के। तो इनमें आप देख सकते हैं कि एंगल हमेशा 90 होगा, यानी जहां पर भी ट्रांसवर्स वेव्स का जिक्र आएगा वहां पर इन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और इनकी जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन उनमें 90 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह सेकंड केस में आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने दिखाए हैं। इस केस में वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जस्ट हम स्ट्रिच कर लेते हैं या उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसको आप यहां पर कंसीडर कर लें। अगर मैं इसको बोथ साइड से कंप्रेस कर लूं, यानी इस साइड से यूं इसको इस पर फोर्स अप्लाई कर लूं, यहां से इसको यूं इस पर फोर्स अप्लाई कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग देके कुछ इस शेप का बन जाएगा। यानी जब आप इसको कंप्रेस करते हैं सो आपकी फोर्स की वजह से इनके जो टर्न्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, यू इसकी शेप बन जाएगी। तो जब आप इसको छोड़ेंगे तो देखिए उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करेगा, इसमें यू वेव्स बनेंगे, यानी जो वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में अपने आप को रिस्टोर करेगा स्प्रिंग, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। और इसी तरह ये डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं। और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी, देखिए जब रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो स्प्रिंग अपने आप को इस शेप में वापस लाने की कोशिश करेगा। जब इस शेप में वापस आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली अपने आप को रिस्टोर करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो वेव्स इसमें बनेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही होती है। जिस तरह के साउंड वेव्स होते हैं, आप फॉर एग्जांपल बोलते हैं, ये आपका या कोई भी सोर्स आप कंसिडर कर लीजिए, आपका माउथ है, यहाँ से आप बोल रहे हैं, ठीक है। जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर एयर मालिक्यूल्स होते हैं, एयर मालिक्यूल्स पर आपकी जो एनर्जी है वो उनको कंप्रेस करती है। फिर चूंकि आपकी जो आवाज निकलती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो इसीलिए ये इसको कंप्रेस करेगी एयर मालिक्यूल्स को, जो एनर्जी है, फिर एलोंगेट करेगी इसको, फिर कंप्रेस करेगी। तो इस तरह हमारे पास दो किस्म के फैशंस बनते हैं यहाँ पर। एक वो है जिसमें पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और एक वो पीरियड है जिसमें ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे, जिसको हम एलोंगेशन कहते हैं। तो देखिए इसमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टली होती है, और जो वेव्स की, अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, वर्टिकल भी हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि साउंड वेव यूं मूव कर रहे हैं तो फिर वर्टिकल होंगे दोनों, लेकिन जस्ट हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है, सो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। सो जो ट्रांसवर्स वेव्स है वहां पर एंगल थीटा जो है दोनों में वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वहां पर थीटा किसके इक्वल होगा, वो 0 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये हमारे पास थे वो जनरल किस्म का एक प्रॉब्लम कि अगर ट्रांसवर्स वेव्स है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इनमें एंगल प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव और जो इसकी पार्टिकल वाइब्रेशन है उनमें एंगल कितना होगा।